हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम इसमें कंटिन्यू करते हुए इनसाइट मॉड्यूल 2020 के लिए आईआर डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास बायलैटरल रिलेशनशिप। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो इंडिया एंड यूएस के बारे में है। टॉपिक है काटसा, मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये 2017 में आया था। इसके तहत हुआ क्या था, यूएस ने ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। 12 में से 5 ऐसे कम्युनिटीज़ पे यूएसए ने सेंसस लगा रखे हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट है कॉमकासा, मतलब कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूएस से के बीच में हुआ है। कॉमकासा जो है एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है, जिसमें हम सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ये वैलिड है 10 सालों के लिए, और आने के बाद जैसे साइन किया था तुरंत तुरंत ये फोर्स में आ जाता है। एग्रीमेंट अलाउ करेगा इंटरपोर्टेबिलिटी इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट है इसी में कंटिन्यू है। इंडिया ने साइन किया है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में। और जो लीस्ट वन है रिमेनिंग, वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉरपोरेशन। अगर हम बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉरपोरेशन मतलब बेका के बारे में बात करें, तो जो बेका एग्रीमेंट है वो फैसिलिटेट करेगा जो जितने भी आपके जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन हैं इंडिया और यूएस के बीच में, उनमें एक्सचेंज करेगा बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज़ के लिए। पीस सेटर फंड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मिल केस को इसका एक सेकेंड राउंड जो है वो अभी लॉन्च करा है। ये कंस्टिट्यूट किया गया है इंडिया और यूएसए के द्वारा 2015 में। अब इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन देखते हैं। बॉर्डर हाट के बारे में बात किया गया है। बॉर्डर हाट देखिए ऐसा होता क्या है, बॉर्डर हाट मतलब किसी दो कंट्रीज़ के बीच के बॉर्डर पे कुछ ऐसे जैसे नॉर्मल दुकानें लगती हैं वैसे कुछ दुकानें लगाई जाएंगी, कुछ हाट्स लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा दोनों के बीच में एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाएगा। इससे हमारी सॉफ्ट पावर जो है वो भी इंक्रीज़ होगी और बाकी तो हम इसमें बढ़ेंगे। खैर, तो अभी क्या है, 4 बॉर्डर हाट जो है वो ऑपरेशन में है। किसके कहाँ से, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है जी। 2 बॉर्डर जो लोकेशन है मेघालय में और उसके बाद 2 हैं त्रिपुरा में। नाम आप देख लेना, नाम देखना आप उसके। और इसके बाद नेक्स्ट इंडिया एक्सचेंज किस में होता है, इंडियन रुपये या फिर बांग्लादेशी टका में भी होता है, या फिर बार्टर सिस्टम के बेसिस पे भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन से कमोडिटीज़ का होता है, वेजिटेबल, फूड आइटम्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि बैम्बू ग्रास, ब्रोमिस्ट्रिक्स। और इसमें हाँ, लेकिन इसमें टिम्बर जो है वो एक्सक्लूड है। ये आप याद रखने वाली चीज़ है, इस पर टिम्बर जो है इसको एक्सक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट है कॉटन, जो कॉटन इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि गमछा हो गया, लुंगी हो गया, इनको भी स्मॉल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को भी, गारमेंट्स, इन सबको भी हम एक्सचेंज करेंगे। मतलब बॉर्डर हाट पे इनको भी लगा सकते हैं। मतलब एक टिम्बर को एक्सक्लूड करके जितने भी कमोडिटीज़ आप मतलब काउंट कर सकते हो लगभग वो सभी करते हैं हम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दोनों ने करीब 6 बॉर्डर हाट्स को जो अप्रूव किया है। 2 त्रिपुरा में है, 4 मेघालय में है, और इमेज रुकिए जरा, 2 त्रिपुरा में है, हाँ जी, और 4 मेघालय में है। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये है अग्रीमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ के बारे में है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कहा है कि जो भी उनके पास न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो लिस्ट है उसको वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से। और जो एक्सचेंज है वो हर साल जनवरी की 1 तारीख को किया जाएगा। ये साथ में ये भी रेफ़र करता है कि जो नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में भी बात करता है। स्कोप ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन कश्मीर इशू, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंडियंस मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कश्मीर के इशू पे किसी भी तरह का मीडिएशन नहीं चाहती है। तो अभी तक देखते हैं कि प्रीवियसली कितने कितने तरह के मीडिएशन हो चुके हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने बीच में नेगोशिएशन करवाई थी। रन ऑफ कच्छ अकॉर्ड जब हुआ था तो इसको मेंटेन कराया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। और जब 1965 का इंडो पाकिस्तान वार हुआ था तो उस टाइम में भी यूएसएसआर ने मीडिएशन कराई थी, और तब हमने ताशकेंट डिक्लेरेशन उज्बेकिस्तान में साइन किया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, इसको इतनी बार डिस्कस किया जा चुका है कि अब मुझे तक ये शेयर करने वाला भी है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पे। तो इंडस वाटर ट्रीटी चिनाब रिवर पर याद रखिएगा। ये ट्रीटी जो है 1960 में ही आ गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो
3 रिवर्स है, मतलब झेलम, चेनाब और इंदस, ये है। ये दे दी जाएंगी पाकिस्तान को। जो बची हुई 3 है, रावी, ब्यास और सतलज, ये रहेंगी इंडिया में। इसको मैंने कैसे याद किया, CJI मतलब चेनाब, झेलम और इंडस, वो CJI जो कि हम इंडिया की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में है, मतलब अपोजिट करके। बाकी आप देख लो आपको कैसे ईजी रहता है। और लेकिन हाँ, साथ में भी कहा कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, मतलब जो पाकिस्तान में जा रही हैं, हाँ इंडिया उनको भी यूज़ कर सकता है अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, तब कुछ कंजप्शन पर्पस में। जैसे मैं को बताया, इसका मेडिशन किसका था, वर्ल्ड बैंक का। इंडस EU यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। इंडिया EU बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, मतलब BTIA के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको बता ही रखा, ये बाईलैटरल ये इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट है, BIPA। ये जो है फॉर्मली कॉल करता है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को। सेवन्थ इंडिया EU समिट जो है वो हेलसिंकी में जो है वो हुआ था अभी अभी। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया और रशिया के बारे में। अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के बारे में है, ये इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। रशिया क्या करेगी, इंडियन पोर्ट्स को और इंडियन बेसिस को अपने यहाँ पे एक्सेस करने की आज़ादी दे देगी। और साथ ही साथ सॉरी उल्टा हो गया, रशिया जो है वो क्या करेगी, आर्कटिक रीजन में जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पे इंडिया को थोड़ा बहुत हक दे देगी। बदले में इंडिया जो है वो रशिया को इंडियन पोर्ट्स ऑफ एयर बेसिस पे थोड़ा सा अपना एक्सेस दे देगी। ये चीज़ हुई है। इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में बात करते हैं। MOU साइन हुआ है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के बीच में। ये पहला इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में 2018 में हेल्ड हुआ था। देखिए, इसमें जितना भी मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, मैंने केवल वही हाईलाइट कर रखा है और मैं वही सिर्फ आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ें नहीं, आप इसको ज़रूर पढ़ें, बट मैं इसलिए बता रही हूँ तो कभी भी होता है हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इनको अगर आप एक बार गो थ्रू भी कर लोगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया UAE के बारे में बात करते हैं। UAE ने क्या किया है, इंडिया को एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी जो है घोषित कर दी गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होता है कैसे कि मान लीजिए कोई इंडियन है, वो UAE में रह रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे कोई क्राइम किया, वो क्राइम करके इंडिया में भाग आया है। अब होता क्या, अगर UAE की आपकी क्या बोलते हैं कोर्ट ने कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ वर्डिक्ट निकाला भी है, तो वो पास तो भाई इंडिया में है, तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब जब ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब अगर वहाँ पे कोई रूल्स निकलता है उस पर्सन के खिलाफ, तो इंडिया जो है वो पूरा सपोर्ट करेगी। और इस केस में क्या होता है, जो एक जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होगी उसको एक सुपीरियर कोर्ट के जैसे भी डील किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंडिया और भूटान। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मेंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो हो रहा है। अगर बस UPSC ये पूछे कि ये कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए भूटान में है। नेक्स्ट है इंडिया और UK के बारे में। UK इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव मोबिलिटी प्रोग्राम, मतलब इंडिया की एजुकेशन और रिसर्च इनिशिएटिव है, उसमें हम कैसे मोबिलिटी लेके आ सकते हैं, पूरा का पूरा यही है। मतलब हायर एजुकेशन में लेके बच्चों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो सके, एंगेजमेंट कैसे हो सके, बस वही सब चीज़ें हैं। तो किसके तहत आता है, स्टडी इन इंडिया के तहत। आप इसको पढ़ोगे ना आपको बहुत 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 ईजी लगेगा ये। इंडिया म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो कराधान प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगी। ये सितवे पोर्ट जो है म्यांमार का, वहाँ से लेके इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बीच में है। आप देखो सितवे पोर्ट की लोकेशन देख लो कि सदर्न पोर्ट में क्या बोलते हैं एकदम इधर आता है आपके वेस्टर्न साइड में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे और कुछ में लगा नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट। इंडिया के इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको आप पढ़ लो, मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ भी बताने लायक है। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट, इस सबके बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कम्पेटेंसी ऑफ सी फेयर के बारे में बात करी गई है। ये जो है ये परसुएंट में चल रहा है कौन सा रेगुलेशन 1/10 किसका, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सीफेयर्स में सीफेयर्स के ऊपर कैसे सब करना है वही सब चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो जो इंडियन सीफेयर हैं वो एलिजिबल होंगे अपने शिप्स को और अपने शिप को उस कंट्री में ले जा सकते हैं। यहाँ पे इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और यही सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। अगर हो जाता है किसी के साथ, जैसे कि हमारे किसके साथ है ये, चलिए देखते हैं फिर इसके बारे में आगे क्या है।
ओके, नेक्स्ट है ये अडॉप्ट किया गया था 1978 में बाय कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि लंदन में हुआ था। और फोर्स में कब आया, 1984 में। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करते हैं। ईरान ने जो है कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया है यहाँ इसमें से, मतलब जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। ये अनाउंसमेंट कब की गई थी, यूएस ट्रूप ने जब जनरल कासिम सलेमानी को जो है ख़त्म कर दिया था। ऐसे तो बहुत ही जनरल से, मतलब ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं किसको मारा था किसको नहीं मारा था, ठीक है जी। प्रोटेक्टिंग पावर ये हाईलाइट नहीं किया मैंने, देखते हैं क्या है फिर ये। प्रोटेक्टिंग पावर, ओके, प्रोटेक्टिंग पावर ये भी वही है, उनको कासिम को मार गिरा था, तो यूएस का क्या रोल है वही सब बारे में बात करके आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ओस्लो अकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो पैलेस्टीनियन ने कहा है कि वो ओस्लो अकॉर्ड को जो है छोड़ देंगे अगर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जी, वो अनाउंस करते हैं वेस्ट एशिया पीस प्लान, तो वो उसको छोड़ देंगे, छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा मतलब कहना है। ओके, ओस्लो अवार्ड जो है 1993 में आया था। इसमें क्या कहा गया था, इसके अंदर जो इसराइल और पैलेस्टीनियन है दोनों ने अग्रीमेंट किया था कि जो एक स्टेटस ऑफ सेटलमेंट है वो जो है नेगोशिएशन के द्वारा दोनों के द्वारा डिसाइड कर लिया जाएगा। ओस्लो अकॉर्ड क्या है, इसको फॉर्मली हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि एक पैक्ट एस्टेब्लिश करता है कि एक टाइमलाइन दी जाएगी, एक टाइमलाइन होगी किसके लिए, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस के लिए। ये प्लान्ड होगा कि कैसे हमें पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट जो गाजा और ये जेरिचो है यहाँ पे वेस्ट बैंक में बीच में कैसे आपको ये शांति लेके आते हैं। ओस्लो 2 के बारे में बात करते हैं, इसको ऑफिशियली द इजराइल पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट भी कहते हैं ऑन वेस्ट बैंक एंड गाजा। वेस्ट एशिया पीस प्लान के बारे में बात करते हैं। ये 2 स्टेट टॉक्स है बिटवीन किसके बीच, इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, एनपीटी। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, इसका एम है कि हमें जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके स्प्रेड को लिमिट में करना, जैसे कि 3 टाइप के एलिमेंट्स की बात की गई है, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक क्या बोलते हैं इसको साइन नहीं किया, कह सकते हो आप एक तरह से, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन्होंने इस ट्रीटी को कभी भी साइन नहीं किया है। और किसने साइन कर दिया है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये ट्रीटी तब तक इफेक्ट में नहीं आ सकती है जब तक कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो डेवलप प्रोड्यूस करती हैं और मतलब उसका जब तक ये नहीं बता देती कि कैसे डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे पीसफुल पर्पस में लेके आना, तब तक इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं करती है ट्रीटी। नेक्स्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया के जो पोजीशन है वो नीचे गिर चुकी है, मतलब काफ़ी नीचे है। 82 कंट्रीज़ में से हमारी पोजीशन जो है वो 76 आती है। अब सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के कंपैरेबल, मतलब सोसाइटी में ऊपर या नीचे जाता है, तो मतलब उसका स्टेटस जो सोसाइटी में ऊपर होता है नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल से आपको समझ में आया, सोसाइटल मोबिलिटी का आपको तो मतलब पता ही है, जाना आना, बस यही है। यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, USMCA के बारे में। इसने रिप्लेस किया नाफ्टा को और 1994 में जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको भी रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेल एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग शिप के बारे में है। ये बहुत ईजी सा है, मतलब इसमें है कि जो शिप्स जो हमारे पुराने हो चुके हैं उनको रिपेयर करना, उनको रिप्लेस करना, बस इसी के बारे में। अब शिप्स से रिलेटेड है तो किसको कौन अडॉप्ट करेगा, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2009 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। बाकी आप पढ़ोगे आपको ईजी लगेगा ये। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, तो ये एक रशिया लेड बिड है, जिसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हमें कैसे एक नई कन्वेंशंस लेके आनी है जिससे कि साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप पढ़ोगे बहुत जनरल से पॉइंट्स लगेंगे, इससे कुछ नहीं बताया मैंने आपको इसमें। हाँ, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि इसकी पार्टिसिपेट करने से हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो चले जाते हैं, तो इसी वजह से इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। न्यू स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। यह है यूएस और रशिया के बीच में। इस ट्रीटी ने रिप्लेस किया है ट्रीटी ऑफ मॉस्को को। इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं और उनको और कहा जाता है कि जो रिड्यूस की जाती है उनको हमें लगभग हाफ करना है। इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, INF ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रीटी है USA और USSR के बीच में है। ये एलिमिनेट करती है उनके इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल को। US ने इसे विड्रॉ कर लिया है
नेक्स्ट है किम्बरले प्रोसेस। हो किम्बरले प्रोसेस का प्रेजेंटली जो चेयर कर रहा है वो हमारा इंडिया कर रहा है। किम्बरले एक इसमें होता क्या एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट स्कीम है जो कि रेगुलेट करती है ट्रेड इन रफ डायमंड। अब रफ डायमंड क्या होता है? रफ डायमंड या फिर कॉन्फ्लिक्ट डायमंड भी कहते हैं, जो वॉर के टाइम पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या झगड़ा वगड़ा चल रहा हो, और डायमंड का पता ही है आपको, तो मतलब जो झगड़े के टाइम पे मतलब वॉर के टाइम पे जो हमें डायमंड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं रफ डायमंड या फिर कॉन्फ्लिक्ट डायमंड आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो स्विट्ज़रलैंड ने शेयर किए हैं अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इंडिया, कि हमको आपको पता है बहुत से इंडियंस अकाउंट होते हैं वहाँ पे, तो उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये जो कन्वेंशन सॉरी इसके अंदर क्या है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और OECD के बारे में, और ये भी कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर सामने वाला ना भी कहे तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। ये एक ट्रीटी प्रपोज करता है जिसमें इंटेंट किया गया है कि जितने भी फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म है उनको क्रिमिनलाइज किया जाए। किसी भी तरह का टेररिज्म गुड और बैड नहीं होता, जैसे को पता है कि बहुत से स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं कि ये अच्छा टेररिज्म है, ये बैड टेररिज्म है, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसको क्रिमिनलाइज करो मतलब क्रिमिनलाइज करो। कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर ट्रस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। इंडिया को भी रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो ऑफ़र किया गया है। अब इसका ऑब्जर्वर स्टेटस होने से फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो डेटा अवेलेबल है उसको हमें एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, जो कि ट्रेडिशनल जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। CTBT जो है एक लास्ट बैरियर है, कौन से वे में? डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन के वे में। ये प्रोवाइड करता है लीगल बाइंडिंग नॉर्म्स अगेंस्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग। ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने होस्ट किया है ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस चेन्नई में, जिसका फोकस रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन और टैकलिंग चैलेंज कहाँ पे? मैरीटाइम डोमेन में। ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, पार्टनरशिप में किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। ये एक इनिशिएटिव है एशियान का। EAS की मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है आफ्टर किसके? एनुअल एशियन लीडर्स की मीटिंग के बाद। ये पहला जो समिट था इसका वो हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में 2005 में। ये 14 समिट था जो कि 19 वाला, ये थाईलैंड में हुआ था 14 समिट। और साथ ही साथ यहाँ पे 6 प्रायोरिटी एरिया रीजन भी दिए जाते हैं जिस पे काम करना होता है विद इन फ्रेमवर्क ऑफ EAS। ठीक है जी, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू एंड पेंडेमिक डिजीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी, ये सारे एरियाज़ हैं। ठीक है जी, और जो इंडिया जो है वो क्या बोलती है, इन सभी के साथ एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे जो है जो EAC की रीज़न जो स्ट्रांगली फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, ये साथ में इसको कंसिडर किया जाता है कि थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर US एंड यूरोप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। सेकेंड, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये रिसेंटली कंडक्ट हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा में। इसका फोकस था, जो सेकेंड एडिशन का फोकस था वो था किस पे? हेरिटेज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन के बारे में। इस मेंबर कौन कौन से हैं देख लेते हैं पहले हम। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और साथ ही साथ 2 साउथ ईस्ट एशिया के भी हैं, जैसे म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसका पार्टनर बनी 2005 में, जो कि बिम्स्टैक के ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी के साथ डील करेगी, और इसको कंप्लीट कब किया था? 2014 में। तो अगर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर कल को UPSC से पूछे कि ये क्या बोलते हैं इसकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन की पूछ लें, तो आपको किसको बताना है कि ये किसका है, या ये बिम्स्टैक के अंदर आता है। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, अभी इंडिया ने होस्ट किया था सेकंड बिम्स्टैक समिट 2008 में, और जो चौथा भी 2018 में हुआ था उसको किया गया था नेपाल के द्वारा। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं, तो जो UK है उसने अभी ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन को जो छोड़ दिया, और पहला ऐसा कंट्री बन गया है 28 देशों में जिसने इसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट है, इसी में कंटिन्यूशन में है, EU एंड जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया था एक जो ये है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, इसके आने के बाद, जो कि 1993 में आई थी। EU ट्रेस करता है इसका ओरिजिन कहाँ से? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के से, और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी कब? और जो आपकी ये यूरोपियन कोल स्टील वाली 1995 में, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा, और जो आपकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा। ओके, एक ट्रीटी ऑफ पेरिस है, ट्रीटी ऑफ रोम है।
जो लेटेस्ट मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में जो कि EU के द्वारा मेंशन है वो है ट्रीटी ऑफ लिप्सन, जो कि 2009 में फोर्स में आई थी। कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं। मालदीव ने जो है रिजॉइन कर लिया कॉमनवेल्थ को 2016 में। मालदीव ने अपनी इस कॉमनवेल्थ से अपनी जो मेंबरशिप है उसको हटा लिया था, और वापस अगर ज्वाइन कर लेता तो ये 54th मेंबर स्टेट हो जाएगा। ओके, इसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के थ्रू, किसके थ्रू, बालफोर डिक्लेरेशन जो कि 1926 में आया था। एम्पिरिकल कॉन्फ्रेंस एंड फॉर्मुलाइज किया गया था यूके के द्वारा थ्रू स्टेट ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन 1931। ओके, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं ये फ्री एंड इक्वल है, मतलब इसमें ये नहीं मानते कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। ओके, और जो साथ साथ जो ये जो मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के, ये इन पे किसी भी तरह का लीगली लायबल और किसी तरह से बाउंड नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, तब एक दूसरे के लिए किसी तरह के बाउंडेशन नहीं है इनमें। और जो ब्रिटिश है वो जब इन सब पे क्या बोलते हैं, जब इनकी वो थी इनकी हुकूमत चलती थी, तब इन्होंने कहा कि इनसे अब हम तो इनको छोड़ रहे हैं, बट इन पे हमारा कहीं ना कहीं हुकूमत चलती है, हुकूमत नहीं मतलब थोड़ी बहुत लगाम रहे, इसलिए कॉमनवेल्थ जो है आ गया था। ओके, इसके अंदर आता कौन कौन है, इजिप्ट, इराक, ब्रिटिश पैलेस्टीन, सूडान, ब्रिटिश सोमालीलैंड, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये इनके मेंबर आते हैं, जो कि इनके वो भी नहीं थे, आपके गुलाम भी नहीं थे, तब भी ये सब इनके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है G20 मीटिंग के बारे में बात करते हैं। इसको रिसेंटली जो है हेल्ड की गई है रियाद, जो कि सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया पहली अरब नेशन है जिसने G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड किया है। इंडिया G20 समिट 2022 को होस्ट करेगा, और ये जो है पहली बार होगा पहली मीटिंग, जहाँ पहली मीटिंग होगी ग्लोबल ग्रुप की इंडिया में। और G20 के बारे में बात करती है, इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज़ का। G20 के पास अपना कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, और उसकी चेयरमैनशिप है वो भी रोटेट होती रहती है एनुअली बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके, यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इंडिया के जो सुरेश प्रभु हैं वो शेरपा है G20 के। ये भी आप चाहो तो याद करो, चाहो तो ना याद करो, डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे नहीं लगा तो मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, SCO के बारे में बात करते हैं। ये एक यूरेशियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंड की गई थी। इसके ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कौन कौन है, मेंबर कौन कौन है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड इंडियन पाकिस्तान। ओके, तो अभी देखते हैं इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशिया और चाइना है, रशियन एंड चाइना है। और साथ ही साथ ये जो इस्टेब्लिश किया गया था रिलेशन विद किसके, UN के साथ, और एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ। इंडिया और पाकिस्तान ने फुल मेंबरशिप कब ली थी SCO की, 17th SCO समिट, जो कि हुई थी कहाँ पे, अस्ताना, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान में। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की। अब नेक्स्ट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है, जो कि इसका परमानेंट ऑर्गन भी है SCO का। ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। US, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने अनाउंस किया है एक नेटवर्क ड्यूरिंग कब 2019, जब इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बैंकॉक में चला, तभी ये डिक्लेयर किया था। अब ब्लू डॉट क्या है, वो अवार्ड करेगी जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव इंडोर्सेस हैं। जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को लॉन्च नहीं करेगा। लो, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है, खैर कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करते हैं। डायरेक्टली अपने आप से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च नहीं करेगी, और जो प्रेजेंट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लेट किया जाएगा US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और पार्टनरशिप किससे रहेगी, गवर्नमेंट ओन्ड, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर। भाई 3 कंट्रीज होकर कर रही हैं तो तीनों की बैंक रहेंगी, ये आप याद रखना। क्वाड कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जापान, इंडिया, US एंड ऑस्ट्रेलिया हैं। ये मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को अनहिंड्रेंस करते हैं। और साथ इसका आइडिया क्या था कि इसका जो सबसे पहले आइडिया दिया गया था जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा 2007 में। क्वाड जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि वो अपने कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करें और एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ प्रोजेक्ट को लीड किया जाए।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के बारे में है। इस्टेब्लिश की गई थी वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा, और मुझे कुछ लगा नहीं वैसे इसे बताने लायक, तो आप भी देख लेना एक बार। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंट करता है इंडिया को उसके 8th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट में, मतलब रिप्रेजेंट किया है। और जो सेकंड टाइम ऐसा हो रखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको स्किप कर दिया है भाई, ये भी देख लो, मान लो ऐसा आ ही जाए कि दूसरी बार स्किप किया है तो याद रहना चाहिए ना, क्या पता क्या पूछ लो यूपीएससी वाले भाई। ओके, को फाउंडर जो हमारे थे कौन कौन से इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकरानो जी, और इजिप्ट के जमल अब्देल नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और घाना के क्वामे नुरमाह, जो भी आई एम सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ इन सभी का, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है बेसिक कंट्रीज़। बेसिक कंट्रीज़ जो है उसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं। बी फॉर ब्राज़ील, और बी ए है वैसे, बी ए मतलब ब्राज़ील, और एस मतलब साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया, एंड सी फॉर चाइना। बेसिक जो है बेसिक जो है मतलब वो एक कुछ ऐसे ग्रुप्स में आता है जो कि एक साथ मिलके काम कर रहे हैं किस पे, क्लाइमेट चेंज, और जो भी इसके निगोशिएशंस हैं यूएनएफसीसी के, उनके अंदर उनके तहत ही ये काम कर रहे हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। 19th जो IORA की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज थी वो हुई थी अबू धाबी में। इसकी थीम थी प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। जो है मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया के 2 इम्पॉर्टेंट पार्टनर जैसे UAE एंड बांग्लादेश, दोनों ने क्या चार्ज दोनों ने चार्ज लिया था किसके तहत, एक ने न्यू चेयर लिया था और एक ने वाइस चेयर लिया था, जो कि लार्जेस्ट रीजनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूरिंग कब 2019 से 21 के बीच में। ओके ना, अब बात करते हैं IORA के बारे में। ये एक रीजनल फोरम है, ट्रिपार्टाइट इन नेचर है, बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ओपन रीजनलिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी है IORA की, जो कि लोकेटेड है एबेना और मॉरिशस में। एशियन के बारे में बात करते हैं। करंटली 10 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। ओके, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1967 में, जब एशियन डिक्लेरेशन हो चुका था, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। मोटो इसका क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। इसका सेक्रेटरीट जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो कि एशिया का FTA पार्टनर भी है, इसने RCEP की को ऑप्ट किया है 2000 मतलब ऑप्टेड आउट कर दिया है 2019 में। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने स्किप कर दिया इसकी मीटिंग, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना में। ओके, नेक्स्ट बात है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या। ये एक इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ स्टेट्स का, जो लोकेटेड कहाँ पे, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप में। इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी एंड इस्टेब्लिश की गई है ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा। इसके पास इसका खुद का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। AWEB इलेक्शन कमीशन जो है वो होस्ट करता है 4th जनरल असेंबली, और किसके एसोसिएशन के साथ, वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये जो है AWEB लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का पूरे वर्ल्ड वाइड। परमानेंट सेक्रेटरी इसका सियोल में है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम था ये वाला, जो आप याद रखिएगा 5th वाला है। इस्टेब्लिश किया गया था बाय डिस्क्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन 2015 में। हर साल जो है व्लादिवोस्तोक में ये होता है। ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, देखते फार। नेक्स्ट है बॉर्डर है 2 ओशन के बीच, इसको जो बॉर्डर करता है 2 ओशन कौन कौन से, पैसिफिक एंड आर्कटिक, जिसमें 5 कंट्रीज आती हैं, चाइना, जापान, मंगोलिया, US एंड DPRK। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करते हैं। ये सेट की गई थी कैसे, वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन 1957 में। ये प्रमोट करती है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़। ये रिपोर्ट अपनी दोनों को देती है, किसको, UNGA और UNSC को। फॉर्मल डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल बारदिया, जिन्होंने ज्वाइन किया, इनको जॉइंटली अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ का 2005 में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करते हैं। 1974 में इस्टेब्लिश करी गई थी। एज़ पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD कैंडिडेट कौन कौन से हैं, जो कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं उनको ज़रूरी है कि वो OECD के मेंबर हों, लेकिन सारे OECD के मेंबर को ये ज़रूरी नहीं कि वो IEA के मेंबर हों, एक्सेप्ट एग्जाम्पल जैसे कि चिली, आइलैंड, इसराइल और स्लोवेनिया।
ओके, इसका 3 ईज भी हैं इसके: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है। फाउंड की गई थी बगदाद के द्वारा। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस की बात करें तो ये अलायंस है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स का, जो कि जो 2017 में जो हुआ था करेक्शन, उसके तहत आते हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज़ में इंक्लूड कौन कौन है: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, सदर्न सुडान एंड सूडान। इसका एम क्या है? इसका एम है जो भी प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिससे कि मार्केट में इनकी प्राइस फॉलिंग ना हो, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी के बारे में बात करते हैं। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। जो पहली एनएसजी मीटिंग हुई थी 1975 में लंदन में हुई थी, और इसको हम लोग मतलब पॉपुलरली लंदन क्लब के नाम से जानते हैं। ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसकी गाइडलाइंस जो है वो बाइंडिंग, और इसकी गाइडलाइंस बाइंडिंग भी नहीं है। G7 ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। 47th एनुअल G7 समिट जो है वो फ्रांस टाउन के बीआरटीज में हुआ था। डिसीजन जो है G7 के जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन पे स्ट्रांगली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। बाल्टिक नेशन के बारे में बात करते हैं। 3 सोवरेन स्टेट आते हैं नॉर्थ यूरोप के। कौन कौन से? एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसको आपको दिख रहा है एक ब्लू, रेड और ये आपका येलो, ये 3 कंट्रीज़ आती हैं। ये कहीं कोई ऑफिशियल यूनियन नहीं है, याद रखिएगा। और जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, ये तीनों के तीनों यूरोपियन यूनियन, नाटो और यूरोजोन और OECD का ही मेंबर है। ये हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं बाय वर्ल्ड बैंक, और साथ ही साथ इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी बहुत हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये पार्ट फंड किया जाता है बाय स्वीडिश गवर्नमेंट और ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है, जिसमें 55 कंट्रीज़ आती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन प्रोसेस करती हैं अफ्रीका में। ओके, ये अनाउंस किया गया था सिरते डिक्लेरेशन के तहत। रिप्लेस करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को। आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात करते हैं। 11th आर्कटिक काउंसिल मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो आपकी फिनलैंड में हुई थी। इंडिया को जो है फिर से री इलेक्ट किया गया ऑब्जर्वर का स्टेटस गवर्नमेंट फोरम आर्कटिक काउंसिल का। ओटावा डिक्लेरेशन के तहत ही आया था। ये कोई ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल फोरम है जो कि ऑपरेट करता है बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नॉन इन्फोर्सबल है और स्ट्रिक्टली रिप्रोगेटिव है इंडिविजुअल स्टेट के तहत। ये मैंडेटरी करता है कि आप एक्सक्लूड करो मिलिट्री सिक्योरिटी को। मेंबर कौन कौन है? कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड US। नेक्स्ट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। WCO कोई इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कस्टम मैटर के कंपटीशन से डील करती है। इब्सा के बारे में बात करते हैं। इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका आता है। लॉन्च किया गया था ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन 2003 के तहत, और ये 2006-2011 में हुआ था। नेक्स्ट है चैम्पियन ऑफ साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, भी इसी के तहत आता है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का: सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। रिपीट करते हैं: सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है जितना ग्रीन वाला पार्ट है, यही सब है। प्रेसिडेंसी जो है वो क्या होती है? रोटेट होती रहती है एनुअली। G77 मतलब G77 के बारे में बात करते हैं। चाइना ने पार्टिसिपेट किया है G77 में, लेकिन इसको ये खुद को इसका मेंबर नहीं मानता है। चेयरमैनशिप जो है वो घूमती रहती है, वही है सिस्टम ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे आता है। ओके, कितना नंबर जाएगा यार ये? लेट मी चेक यार, कितना नंबर जाएगा ये? आई थिंक थोड़ा सा ही है। हाँ चलो, थोड़ा सा ही है, इतना पे छोड़ देंगे अभी। कहाँ गया? हाँ ये रहा। हम यहाँ पर बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। सार्क जो कंप्राइज करता है 8 मेंबर्स को। ध्यान सुनना: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इंडिया के आसपास वाले ही हैं, इतना याद रखना आप। पाकिस्तान भी है, याद रखना आप। सॉरी, ये परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है यूएन के साथ। ओके, नेक्स्ट है ब्रिक्स के बारे में। ये ग्रुप है वर्ल्ड की लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ओरिजिनली 4 ही थी, मतलब ब्रिक था आपका जो लास्ट में ऐसे साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है।
ओके, आगे बात करते हैं। इसका समिट जो 2009 में हुआ सबसे पहले रशिया में। ब्राज़ील ने सबसे रिसेंट का 11वां ब्रिक्स समिट जो 2019 में था उसको होस्ट किया है। इंडिया जो है चौथा इंडिया ने चौथा ब्रिक्स समिट 2012 में होस्ट किया था, और 8वां 2016 में। ओके, और जो ये सारे सारे 5 मेंबर हैं, ये G20 के भी मेंबर्स हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोसिक्यूशन करता है जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये एक परमानेंट ट्रीटी बेस्ड और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। और ये फाउंडिंग ट्रीटी किसका, रोम स्टेटस, जो कि फोर्स में आया था कब, 2002 में। बस चलो, एक काम करते हैं, इतना करते हैं, बहुत कर लिया भाई। हाँ, इतना हम ना नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे, अब बहुत हो जाएगा वरना। चलिए, और प्लीज़ आप मुझे मेरी गलती बताते रहिए, मुझे सच में अच्छा लगेगा सुन के। थैंक यू।